ठीक है। तो आज हम लोग आप लोगों के सामने एक विशिष्ट इवेंट के लिए यहाँ सब लोग उपस्थित हैं, और इवेंट है कि विश्व धरोहर दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जा रहा है। तो एक पॉलिटी के टीचर के रूप में मैं हूं, और आपके हिस्ट्री के भी टीचर जो लगातार आपके समक्ष हिस्ट्री पढ़ाते रहे हैं। हिस्ट्री के जितने भी आपका सीजमेंट है, एंशिएंट, मेडिएवल, ये सारा चीजें आपको पता है। जो हिस्ट्री है हमारा, उसका बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जीएस में, प्री में और मेंस में, और खासकर आज हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में उन विषयों की बात करेंगे जिसको वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करता है। जब आप बात करेंगे हेरिटेज का, तो ये यूनेस्को भी उसको मान्यता देता है, और ऐसे ही विषयों पर आज हम बात करेंगे। आज इंपॉर्टेंट नेशनल इवेंट हो रहा है, इस डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है, और बिहार गवर्नमेंट में भी ऑफिशियल फंक्शन है, और इसी को लेकर हम लोगों ने सोचा कि एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाए। ये कैसा प्लान रहा हम लोगों का? अच्छा रहेगा सर, और स्पेशली जब आप विश्व के धरोहर सूची की बात करते हैं तो इसमें भारत की के भी धरोहर, भारत की भी विरासतें विश्व विरासत में शामिल हैं। तो ऐसे में जब आप एक सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए यह एक सेलिब्रेट करने का मौका भी है, और साथ ही साथ है क्योंकि ये आपके गौरव की कहानी कहता है, आपकी एक पहचान है, तो इस पहचान को जानना जरूरी है। और बीच बीच में इस तरह के जो भी कार्यक्रम होते हैं, उस कार्यक्रम को जब आप सेलिब्रेट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका ज्ञान जो है वो व्यावहारिक होगा। ठीक है। और अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है कि एक इवेंट है जो एक तरह से संविधान को जोड़ रहा है इतिहास से। पूछेंगे कैसे? संविधान में मूल कर्तव्य आप सब लोग पढ़े होंगे, और मूल कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, उसका एक इंपॉर्टेंट ड्यूटीज है कि आपके जो हेरिटेज हैं, मोन्यूमेंट्स है, उसको प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, क्योंकि वो भी लगभग डीके की ओर हैं। उनका भी एक तरह से धीरे धीरे अवसान हो रहा है। जैसे आगरा का ताजमहल का आप नहीं सुने होंगे, एसी ड्रेन के कारण ये हो रहा है, चाहे हर जगह। इवन कोविड के काम में भी हेरिटेज सिग्निफिकेंटली काफी डाउन हुआ, क्योंकि कोई पर्यटक वहां जा नहीं रहे थे। और कोविड के बाद, और दूसरा बात कि इस समय फ्री एक तरह से गवर्नमेंट के लिए मिला है, तो गवर्नमेंट के हिस्सा है सर, ठीक है। और आप यहां पर एक तरह से अभी पब्लिक के हिस्सा हैं, गवर्नमेंट की ओर एंट्री चाहते हैं, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट और पब्लिक का भी मिलन है ये इवेंट, ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। हम लोग बेसिकली आज करंट अफेयर से शुरुआत करते हैं, उसके बाद हैंड ओवर करेंगे सर को, माइक को, और इनको कि आप जो है भारत के जितने भी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं उन सब बातों के बारे में आपको बुलेट पॉइंट में बताएंगे। मैं बताऊं, अत्यंत इंपॉर्टेंट होगा इन चीजों को जानना। तो हमने मैनेजमेंट को भी बोला है, इसके बाद ये लोग शेयर भी करेगा आपको जो इसके स्टडी मटेरियल हैं, और उसको आप एक बार देखकर, चूंकि वो बुलेट पॉइंट में है, आपके लिए प्री और मेंस दोनों के लिए अत्यंत ही इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं आज का इसका, और शुरुआत इसका यह है कि आखिर एक सेकेंड, वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? तो इतिहास के बारे में बात करेंगे, महत्व के बारे में बात करेंगे, और इस साल का थीम क्या है, ये करंट अफेयर्स का विषय है, आ सकता है 67 बीपीएससी में। तो ये पहले करंट से ही शुरुआत होगी इसका। तो देखिए 18 अप्रैल को सांस्कृतिक ऐतिहासिक जो स्थल है हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड की मैं बात करूंगा, क्योंकि ये रिकॉग्निशन वर्ल्ड रिकॉग्निशन का है, और इन जितने भी धरोहर हैं, एसेट्स हैं, उनके संरक्षण को एक तरह से आप देखिए प्रोटेक्शन देने की बात होती है। इसको लॉक करना होगा, हो गया? हाँ। तो संरक्षण देने की बात हो, और इसी के लिए जागरूकता करना है। इसीलिए आपके स्टेज से ही, आपके एज से ही इन बातों को सबको समझना है कि मोन्यूमेंट को अगर आप प्रोटेक्ट नहीं कीजिएगा तो कल की तारीख में आपके लिए वो धरोहर रह नहीं जाएगा। धरोहर का मतलब ही है आपके लिए एक बहुत बड़ा गुडविल एसेट्स है, और उसको आपको बचा के रखना है, संजो के रखना है, क्योंकि सब लोग इसको देखने आता है और आपका हिस्ट्री से वो जुड़ा हुआ है, और तभी आप कहते हैं ये हमारा हिस्ट्री का हिस्सा है, राइट। तो इसी के प्रति एक संरक्षण और जागरूकता पैदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस भी इसको कहा जाता है। ये इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स है, और इसको विश्व धरोहर दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में भी मनाया जाता है। और आज 18 अप्रैल है, और इसीलिए ये इवेंट आपके सामने ये हम लोग रख रहे हैं। 2022 के लिए थीम मैं 3 दिया हूं, 22 का, 21 का और 20 का।
तीनों थीम, कम से कम 3 थीम याद रखिए, क्योंकि कोई भी पूछा जा सकता है या उसको मिलाने के लिए दे देगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में। तो 22 का जो थीम है, हेरिटेज एंड क्लाइमेट थ्रू ओपन कंस्ट्रक्टिव एंड इंटरजेनरेशनल डायलॉग, इंग्लिश में भी है, ये समझें, खुली रचनात्मक और अंतर पीढ़ीगत वार्ता के माध्यम से विरासत और जलवायु। इस बार जलवायु को भी जोड़ा है, क्योंकि जलवायु का इंपैक्ट है धरोहर पर। जलवायु के एडवर्स पोजीशन के कारण भी धरोहर धीरे धीरे डिके हो रहे हैं। और जो B21 का जो थीम था वो था कॉम्प्लेक्स पास्ट, डाइवर्स फ्यूचर्स, जटिल अतीत, विविध भविष्य। 20 का जो थीम था वो था शेयर्ड कल्चर्स, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि साझा संस्कृति है, साझा विरासत है और साझा जिम्मेवारी है। तो ये 3 साल का थीम बता दिया है, क्योंकि इन 3 साल से इन लोगों को एक चोरी ध्यान रखना होगा। थीम तो हर साल का होता है, तो ये थीम भी याद रखिएगा और केवल समझना है, क्योंकि मटेरियल आपको मिल जाएगा। जब पास्ट की जानकारी होगी तो फ्यूचर को भी आप बेहतर कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग करंट को दूसरे तरीके से पढ़ते हैं। जब आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो जिस दिन से आपने डे 1 से आपको करंट को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो पास्ट वाला है वो फ्यूचर में काम आएगा। जब आप नया पढ़ेंगे तो ये थीम, अगला थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो साथ ही साथ क्या है कि जो बैकग्राउंड आपको पता है, इसकी पृष्ठभूमि पता है, तो फिर आप आगे अच्छा बेहतर कर सकते हैं। तो इसीलिए ये मत सोचिएगा कि केवल करंट अफेयर्स है, ठीक है। करंट को पास्ट से जोड़ करके जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक सिविल सेवा में सफलता नहीं प्राप्त होगी। जो सरकार के सेवक आपके समक्ष उपस्थित हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिस्ट्री और करंट इन दोनों को एक तरह से थीमेटिक अप्रोच आता है। एक करंट दे देगा और उसके मिलता जुलता जो थीम है वो भी सब आएगा, उनके संपूर्ण पहलुओं को। और मैं बताऊं, ये जो सबसे बड़ा ये बॉडी यही है। कई लोग इस बॉडी के बारे में यूपीएससी में पूछा जा चुका है। ये बॉडी यूपीएससी में ये प्रीलिम्स इस पॉइंट पर प्रीलिम्स रहा है, जिसका नाम है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। इसको याद रखना होगा, शॉर्ट में कहते हैं आइकोमोस, ICOMOS। यही बॉडी है कि कौन सा स्थल, कौन सा मॉन्यूमेंट, कौन सी धरोहर को उस लिस्ट में यूनेस्को रखेगा या नहीं रखेगा। ये डिसाइड करने वाली जो बॉडी है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, इकोमोस कहते हैं। और इसी ने 1982 में 1982 में विश्व धरोहर सूची की दिवस की स्थापना की। ये दिवस किसके द्वारा ये हुआ? यही इकोमोस के द्वारा हुआ। और 83 में इसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की मंजूरी प्राप्त हो गई। तो इस तरह से ये बात हो रहा है, यानी यूनेस्को का ही ये हिस्सा बन गया इकोमोस 1983 में। और ये धरोहर दिवस भी 82 से आया। और उद्देश्य क्या है कि चूंकि वर्ल्ड में विविधता कितना ज्यादा है, आप देख सकते हैं, ज्योग्राफिकल विविधता है, हिस्टोरिकल विविधता है, कल्चरल है, रिलीजियस है, लिंग्विस्टिक है। आई मीन डाइवर्सिटी वर्ल्ड में थोड़ा सा ही दूर में जाएंगे तो मिल जाएगा, इंडिया एंड उसके बियॉन्ड भी। उन विविधताओं को कैसे संजो के आप रख सकते हैं, क्योंकि जब तक विविधता को अप्रिशिएट आप नहीं करेंगे तब तक एक समावेशी समाज की स्थापना हो नहीं सकती है। और आप तो ग्लोबल विलेज की बात करते हैं। यह जरूरी है कि विभिन्न समुदायों के बीच सांस्कृतिक, ऐतिहासिक विरासत के बारे में जागरूकता पैदा करना। कई लोग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने जाते हैं, हैंगिंग गार्डन देखने जाते हैं, हमारे यहाँ लोग ताजमहल देखने आते हैं, नालंदा का जो हमारा यहाँ पर रिमेन्स है उसको देखने आते हैं, वो हमारे यहाँ आते हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं। एक इस तरह से टूरिज्म का भी एक बहुत बड़ा स्कोप है। और आप देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हम लोग पढ़ते हैं तो किस तरह से विजिबल और इनविजिबल की बात हम लोग करते हैं, और टूरिज्म का तो बहुत बड़ा स्कोप है। तो इसके लिए जरूरी है कि इन चीजों को हम लोग समझें और सबको बताएं। इसके बारे में पॉइंट की बात करें, इकोमोस का जो है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, है ना, इसके बारे में पूछा जाता है, 3-4 ऑप्शन दे देता है और हमेशा पूछा जाता है, इसलिए इसको मैंने सेपरेटली यहां पर पॉइंट में स्थान दिया है। यूनेस्को से संबंधित क्या है? एक वैश्विक एनजीओ है। एनजीओ जानते होंगे, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, राइट, ओके ओके। थोड़ा ये हो रहा होगा कहीं,
है ना। तो इसका पॉइंट यह है कि यूनेस्को से संबंधित एक वैश्विक एनजीओ टाइप का है, इंडिपेंडेंट पोजीशन है यूनेस्को के अंदर, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और यूनेस्को भी पेरिस में है, फ्रांस में है, जानते हैं आप लोग, हेडक्वार्टर वहीं पर है। और इसका भी वहीं पर हेडक्वार्टर है, जो इकोमोस है वो भी वहीं पर है। प्राथमिक मिशन क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव, जो स्मारक है, परिसर है और जो स्थल है, उनके निर्माण, संरक्षण, उपयोग और बढ़ोतरी को प्रोत्साहन देना है। और बेनिफिट बहुत है। सपोज ये गोलघर है, यूनेस्को को लिस्ट में नहीं है, अगर यूनेस्को के लिस्ट में आ जाता है तो गोलघर को संरक्षित करने की जिम्मेवारी भी आ जाएगी और यहां से टीम लगातार विजिट करती रहेगी। यह इंपॉर्टेंट बात है समझना। इसीलिए बहुत से फायदे हैं, गाइडेंस भी मिलेगा, टेक्निकल एक्सपर्टीज भी मिलेगा, फंडिंग भी होगा, सब तरह से होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। सरकार बहुत लॉबी भी करती है कि हमारे साइट्स को यूनेस्को के लिस्ट में आ जाए। यूनेस्को के विश्व धरोहर सम्मेलन के कार्यान्वयन हेतु विश्व धरोहर समिति के एक सलाहकार निकाय के रूप में भी काम करता है। कौन? इकोमोस। विश्व धरोहर सम्मेलन हुआ था, उसके एजेंडा पास हुए थे और इन सब बातों को यह कार्य करता है। तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जहां तक बात है। ठीक है, उसी से संबंधित पॉइंट है। सांस्कृतिक विश्व विरासतों के नामांकन की समीक्षा करता है, संरक्षण देता है। और 1965 में इसकी स्थापना वास्तुकारों, इतिहासकारों और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के बीच शुरू हुई वार्ता का तार्किक परिणाम है। यूनेस्को बना था 1945 में। हाँ। इकोमोस आता है 1965 में। और इसके द्वारा 1982 में जो वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट करने की बात की गई। तो ये तीनों पॉइंट याद रखेंगे कि जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। और इसमें एक बात और बता दें कि ये 1964 में एक चार्टर भी पास हो रहा है इटली में, वेनिस में। और इसी का रिजल्ट था कि 65 में इकोमोस की स्थापना हुई। ये वेनिस चार्टर 1964, जिसका रिजल्ट हुआ इस बॉडी की स्थापना, जिसे इंटरनेशनल एनजीओ आप कह रहे हैं। और वही विजिट करता है, उसका इंस्पेक्शन टीम आता है और ये डिसाइड होता है। पहले तो आपसे नॉमिनेशन लेता है, सारा चीज करता है, आएगी वो बातें, और उसके बाद वो फाइनली फिर रिव्यू करके इन चीजों को करता है। है ना, ठीक। विश्व विरासत स्थल का आशय क्या है, एक ये भी क्वेश्चन है। विरासत, विश्व विरासत स्थल या विश्व धरोहर स्थल, जिसे भी आप कहते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। यूनेस्को उसका विशिष्ट सांस्कृतिक अथवा भौतिक महत्व है, इसीलिए उसको सूचीबद्ध किया है। नालंदा को क्यों सूचीबद्ध किया गया, एलोरा को, अजंता को, ताजमहल को? क्योंकि उसका स्पेसिफिक कल्चरल एंड फिजिकल महत्व है और उसको संजो के रखना, प्रोटेक्ट करके रखना जरूरी है। इसलिए यह चीज हुआ। और इस सूची को एक तरह से तैयार कौन करता है? विश्व धरोहर कार्यक्रम है, वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम के अंतर्गत। वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी है जो वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम के अंतर्गत वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को डिफाइन करती है, उसमें शामिल करती है। तो ये चीज है, ये वाला पॉइंट। 1972 में फिर एक ईयर आया। 1945 में यूनेस्को की स्थापना होती है। फिर 1965 में इकोमोस, 1972 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बनने शुरू होते हैं और वर्ल्ड हेरिटेज डे 83 में यूनेस्को ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, इकोमोस ने प्रस्तावित किया और 82 में। तो ये है। और भारत में सीधे सीधे मैं आ जाता हूं। कुल 3691 स्मारक और स्थल हैं, और भी ज्यादा हो सकते हैं। आज की तारीख में नहीं पता है, कल की तारीख में प्रपोज कर सकते हैं कि ये भी विश्व स्मारक स्थल है, क्योंकि सरकार का उस पर ध्यान नहीं गया। बिल्कुल। अभी पटना में राजेंद्र प्रसाद के कोई एक दो और स्थल का पता चला है, गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है और उसके लिए हाल में एक आंदोलन हुआ, वहां पर चीफ सेक्रेटरी तक को डायलॉग करना पड़ा है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन रिकॉग्निशन नहीं है, उपेक्षा का कई साइट शिकार है, लोगों को पता भी नहीं है।
अब आजादी का अमृत महोत्सव हो रहा है, आप देखे होंगे कि वेबसाइट पर अनेक चीजों को खोज खोज के लाया जा रहा है, चाहे वो पर्सनालिटीज हो, फ्रीडम फाइटर हो, उनके कुछ ग्रेट वर्क हो, या फिर मोन्यूमेंट हो, साइट्स हो, जो भी हो वो सब लाया जा रहा है करके। तो कल की तारीख में ये लिस्ट बढ़ भी सकता है। हमारे जो मोन्यूमेंट्स और साइट्स हैं 3691 में, इसमें से 40 को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में बिल्कुल शामिल किया गया। यही इंपॉर्टेंट है कि आज के डेट में 40 साइट्स हैं जिसको यूनेस्को मान्यता देता है, और ये हमारे साइट्स हैं। ये फंडामेंटल ड्यूटीज है सभी सिटीजन का कि इनको जाने, समझे, बुझे और उनको वहां पर कम से कम विजिट लाइफ में एक बार जरूर कीजिए। 40 साइट है, भले आप 40 साल में एक एक साइट हर साल आप जाएं, लेकिन जरूर जाएं वहां पर और वहां जाकर फोटोग्राफी करवाएं और उन यादों को संजोएं, क्योंकि ये आपके विरासत हैं, आपके हेरिटेज हैं। कहते हैं ना, ये हमारी धरोहर है। धरोहर केवल आपके घर का ही चीज नहीं है पर्सनल, ये भी धरोहर है। और 40 साइट है, कल की तारीख में बढ़ भी सकता है, लेकिन ये सूची और इस पर डिटेल बात करेंगे। इन चीजों को एक बार जरूर आप चाहेंगे कि जाना। सब लोग तीर्थ यात्रा से सारा लोग करेंगे, लेकिन वास्तव में ये राष्ट्रीय तीर्थ यात्रा है, इट्स नेशनल पिलग्रिमेज। और यहां पर एक बार जाइए, एंजॉय कीजिए और फिर वो देखिए कि उसका महत्व। और यूनेस्को ने इतने साइट्स में, आपने देखा 3691 में इस 40 को ही रिकॉग्नाइज किया है, क्योंकि इसकी अपनी खुद का जो स्पेसिफिक कल्चरल इंपॉर्टेंस है, फिजिकल अपीयरेंस है, जो यूनेस्को के टीम को अच्छा लगा और उसने उसके रिकॉग्नाइज किया और लिस्ट में शामिल किया। तो ये जो है पहली बार जो है, सबसे पहले तो एलोरा की गुफाएं थी। हाँ, भारत की जो विश्व धरोहर है उसमें एलोरा की गुफाओं को सबसे पहले शामिल किया गया। हालांकि विश्व धरोहर स्थल में 1983 में 3 स्थल को शामिल किया गया था, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। और 40 में ये मैं बता दूं, रिकॉग्निशन पूछता है। 32 कल्चरल हैं, सांस्कृतिक स्थल हैं, 32 आउट ऑफ 40। 32 साइट्स कैसे हैं? कल्चरल यानी सांस्कृतिक स्थल हैं। और जो 7 है वो प्राकृतिक है, नेचुरल है, और एक हाइब्रिड टाइप का मिलेगा, मिक्स्ड है। इस 40 साइट्स के बारे में डिटेल्ड में बात इनके द्वारा किया जाएगा, हमारे हिस्ट्री के फैकल्टी के द्वारा। और ये कैसे कैसे है, इन चीजों को जानना और समझना जरूरी है। हो गया, ठीक है। 40 में 32 जो है वो सांस्कृतिक है और 7 प्राकृतिक है। एक मिश्रित है जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, और इसमें 39वां और 40वां क्रमतः तेलंगाना मंदिर कालेश्वर और हड़प्पा शहर धौलावीरा है। क्यों इसका मेंशन किया गया है? क्योंकि 2021 का ये एडिशन है, 2021 में शामिल किया गया है। 39वां और 40वां में तेलंगाना का मंदिर कालेश्वर है यहाँ पर, और एक धौलावीरा है जो हड़प्पा कालीन रिमेन्स है, गुजरात में है। धौलावीरा गुजरात में, ये लेटेस्ट है। नॉमिनेशन हर साल होता है, टीम विजिट करती है और तब नोटिफाई होता है और बातें सामने आती है पब्लिक के बीच में कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है। आई थिंक इसके बाद आपका शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा और बातें कर लें। विश्व धरोहर क्यों होते हैं? एक नॉर्मली लोग पूछता है, विश्व धरोहर क्यों होते हैं? बोल सके बोलिए। जी सर, यूनेस्को के अनुसार अब हमारी जो धरोहर है, कोई भी चीज है जो हमारे पहले के पूर्वज जो छोड़ कर गए हैं, वो हमारे लिए हमारी विरासत होती है। तो ये विश्व संदर्भ में है। बिल्कुल समझिए बात को कि इसका इंपॉर्टेंस है और हर क्षेत्र है, कोई जरूरी नहीं है। मैन मेड भी है और नेचुरल भी है, सब तरह से है, सब चीज आएगा इसमें, चाहे वो क्षेत्र हो, पर्वत, झील, मरुस्थल, स्मारक, भवन, एवरीथिंग जो आप ऐसा कर सकते हैं, ये सभी है। और इसका देख रेख, केयर टेकिंग यूनेस्को द्वारा किया जाता है। सबसे बड़ी बात यही है। और उद्देश्य क्या है कि जो भी ऐसे स्थल रिकॉग्नाइज हो गए हैं वो मानवता के लिए महत्वपूर्ण है सांस्कृतिक दृष्टि से। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर वर्ल्ड लिस्ट की ओर विजिट आप ना करें तो कम से कम भारत के जो 40 हैं, और 40 में कितने लोग कितने जगह गए होंगे ये लिस्ट तो अभी पता चलेगा, 40 की लिस्ट सामने आने वाली है। लेकिन आप लोगों में से ताजमहल कितने लोग गए हैं? जी ठीक। और नालंदा के जो वहां पर है वो लोग कौन गए हैं अभी? जी बिहार में बहुत से अभी लोग हैं। और आपका बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है कि बिहार के विरासत कौन कौन से हैं, स्पेशली उसको तो ध्यान से देखिएगा जो आपके राज्य में हैं।
बिहार का लिस्ट में कौन कौन सा जगह है, सामने अभी लिस्ट के बारे में बात आने वाली है, तो उन चीजों को और भी गौर से देखना होगा और तब बिहार के बाहर आप उसको देख सकते हैं। ये एक नई पहल हम लोगों के द्वारा है कि कुछ डे को हम लोग बीच बीच में सेलिब्रेट करते रहेंगे इसी तरह की क्लासेस के द्वारा, और आगे जो सिविल सर्विस डे आ रहा है उस पे भी एक क्विज का प्रोग्राम हम लोग रखेंगे, तो उसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर रहिएगा, वो सूचना दे दी जाएगी बाद में। हम लोग एक्चुअली इनोवेशन कर रहे हैं। मिशन 50 एक नॉर्मल कोचिंग संस्थान नहीं है, यहाँ पर इनोवेशन के माध्यम से, रिक्रिएशन के माध्यम से एक तरह से 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे है, वो सिविल सर्विसेज जिसको आप एस्पायर कर रहे हैं, आप चाहते हैं उसका हिस्सा बनना, और हम उस सिविल सर्विसेज पर क्विज आपके लिए ला रहे हैं। आज घोषणा उन्होंने कर दिया तो मैं इलैबोरेट कर रहा हूं, तो ये इवेंट आपके लिए आते रहेंगे। जैसा जैसा इंपॉर्टेंट किसी दिन का होगा, स्पेशल लेक्चर, टॉक, सेमिनार, वर्कशॉप टाइप का आपके पास होगा और आपको वो चीज मिलेगा। ठीक है, इसको कंक्लूड करते हैं यहां पर, और ये तो है ही, शामिल करने की प्रक्रिया भी होती है, ऐसे एक सिटीजन के रूप में जाने, क्योंकि ये तो सालों भर चलता है। नॉमिनेशन होता है, विजिट होगा, एंड देन फाइनलाइजेशन होगा, लिस्टिंग होता है। तो यही है, किसी स्थल की एक सूची बनाता है भारत, लिस्ट टेम्पोररी पहले होता है, टेम्पोररी एक टेम्पोररी लिस्ट बनता है किसी देश को पहले चरण में, और ऐसी किसी संपदा को नामांकित नहीं कर सकता जिसका नाम उस सूची में पहले से ही सम्मिलित नहीं हुआ हो। अगर पहले से लिस्ट है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, यानी टेम्पोररी लिस्ट ही कंफर्म होता है। और दूसरे चरण में विश्व धरोहर केंद्र द्वारा धरोहर सूची बनाने में सलाह देता है और सहायता प्रदान करता है। यह यूनेस्को का एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। और तीसरे चरण में नॉमिनेशन फाइल होता है। तीसरे चरण में नॉमिनेशन होगा, मतलब नामांकित किया जाता है। स्वतंत्र संगठन दो है, ऐसे ही नहीं शामिल हो जाता है, और उसका फिर असेसमेंट होता है, और उसके बाद फिर वो उसका ये लिस्ट फाइनलाइज होता है, रेकमेंड होता है, और तब धरोहर संस्थाएं ये देती हैं। चौथा चरण में विश्व धरोहर समिति का निर्णय की बारी आती है, और विश्व धरोहर समिति साल में एक ही बार बैठक करती है, और उसी बैठक में तय होता है कि नामांकित संपदा को विश्व धरोहर सूची में शामिल करना है कि नहीं करना है। एक प्रोसीजर आपके सामने। हो सकता है कल्चरल सेक्रेटरी आप बने तो यही चीज करना हो, अगर संस्कृति है ना, वहां मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यहां पर भी है यूथ अफेयर्स, कल्चर एंड स्पोर्ट्स बिहार सरकार का, और इन्वॉल्व है बिहार सरकार, देन केंद्र सरकार, एंड देन लिस्ट फाइनलाइज होता है। तो कल्चर सेक्रेटरी के रूप में ये इंपॉर्टेंट रोल है। जानिए कि एसओपी क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मोडस ऑपरेंडी क्या है, कैसे अपने साइट को आप आगे बढ़ा रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं कि इसको भी आप एक बार विजिट कीजिए, देखिए और इसको रिकॉग्नाइज कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। पीटी मेंस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग ये भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, तो पीटी मेंस सभी में इंपॉर्टेंट है। और पीटी में भी ये बार बार मैं बता रहा हूं कि आप लोग ये ना समझे, अगर कोई फाउंडेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, अभी 67th की पीटी होने जा रही है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग करंट जिस दिन से डे 1 से स्टार्ट कर दीजिए करंट पढ़ना, कम से कम न्यूज के साथ तो आप लोग कम से कम रहिए, ये आगे काम आएगा। जब तक आपकी एक जो पृष्ठभूमि नहीं बनती है, एक अच्छी बैकग्राउंड नहीं बनती है, तब तक आपका आधार मजबूत नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल। और ये मान लीजिए इस पर 10 पैरामीटर्स हैं, जिस पैरामीटर्स पर ये जांच होता है। 10 पैरामीटर है, जैसे कि उसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है, कितना वहां लोग विजिट करते हैं, तमाम से पैरामीटर जो कि उसने इकोमोस ने डिसाइड किया है, यूनेस्को की जो कमेटी है, उस पैरामीटर पर अगर वो पूरा करता है सारे पैरामीटर्स को निर्धारित को, तब वो चीजें होती है, अदरवाइज नहीं। पहले होता था कल्चरल के लिए 6 होता था स्टैंडर्ड, और जो नेचुरल के लिए जो होता था वो 4 स्टैंडर्ड होते थे। अब दोनों के लिए 10 स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए गए हैं वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने के लिए। और ये मैंने बताया 3 तरह के साइट्स हैं, ये भी पूछा जाता है प्रीलिम्स में और मेंस में। 3 तरह के साइट्स हो सकते हैं। तो प्रपोजल में ही ये बात होती है कि आप प्राकृतिक कर रहे हैं कि सांस्कृतिक कर रहे हैं कि मिश्रित।
ये नेचुरल है, कल्चरल है, या फिर मिक्स्ड है? मिक्स्ड मतलब कल्चरल भी है और नेचुरल भी है। सबको याद ही हो गया होगा कि भारत के 40 विरासत इसमें शामिल है, जिसमें 7 प्राकृतिक है, 32 जो है 32 जो है वो कल्चरल है, सांस्कृतिक, और 1 मिश्रित है। इस तरह से ये है ना? उल्टा, सॉरी, या ठीक है। नेचुरल में 7, नेचुरल 7 हो गया, 32 हो गया, और 1 कल्चरल और आई 1 थिंक इसको आप कभी, आपको हमेशा याद रहेगा, मेमोरी में रहेगा, बिल्कुल। क्योंकि आज नया इवेंट हम लोग कर रहे हैं और आपके समक्ष शेयर कर रहे हैं। तो यूनेस्को की स्थापना 1945 में है ना, और उसके बाद इकोमोस 1965, 72 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बनने शुरू हुए, और 82 में वर्ल्ड हेरिटेज डे। ठीक है, ठीक। अब समझिए, ये पे यूपीएससी तरह यह बोलेगा कि किस साइट को किस आधार पर आप डिक्लेयर कर रहे हैं, क्या साइट। तो जैसे प्राकृतिक धरोहर स्थल है, नेचुरल साइट्स। अब जो भौतिक या प्राकृतिक रूप से बने हुए हों, मैनमेड नहीं होगा, आर्टिफिशियल नहीं होगा, भौतिक या प्राकृतिक रूप से और भौगोलिक दृष्टि से बहुत सुंदर और वैज्ञानिक महत्व का होना चाहिए। इसके साथ ही यह धरोहर किसी विलुप्त जीव या वनस्पति का प्राकृतिक आवास भी हो सकता है, जैसे काजीरंगा। ऐसे साइट्स, मतलब इसका दिया हुआ है कि कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, नेचुरल है या कल्चरल है या फिर मिक्स्ड है, उसके पैरामीटर्स हैं। पहले ये कैटेगराइजेशन शुरू में नहीं था, जब साइट्स का लिस्टिंग बनना शुरू हुआ, ये बाद में हुआ, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बताता है कि ये चीज है। और जो सांस्कृतिक है, इसमें आपका स्मारक हो सकता है, मॉन्यूमेंट्स, स्थापत्य की इमारतें, बिल्डिंग, मूर्तिकारी, चित्रकारी, गुफा, आइडल्स हो सकते हैं, ये सब हो पेंटिंग्स हो सकता सकते हैं। ठीक है, इन तरह की बातें हो सकती है। और दोनों का मिक्स होगा तो वो मिक्स हो जाएगा, प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों का समन्वय, दोनों हो उसमें तो मिक्स हो जाएगा। नेचुरल और कल्चरल। और जो एक है, कौन सा है, काजीरंगा नहीं, काजीरंगा नहीं, कंचनजंगा, सॉरी, कंचनजंगा जो है वो मिक्स्ड है। कंचनजंगा को कितने लोगों ने देखा है? अभी कोई नॉर्थ ईस्ट उधर नहीं गए हैं अभी? कंचनजंगा को आपको साइड से वहां पर मिलेगा, कंचनजंगा पे जाएंगे और सनलाइट में कंचनजंगा आपको बिल्कुल देख सकते हैं वहां पर। नॉर्थ ईस्ट में शिलोंग में आप वहां जाएंगे, गंगटोक में कंचनजंगा आपको दिखने को मिलेगा, और जो वहां की जो ब्यूटी है मॉर्निंग सनलाइट की, वो अद्भुत छटा है, आप फोटोग्राफ भी ले सकते हैं। भारत और नेपाल की सीमा पर बॉर्डर एरिया गंगटोक में वो अवस्थित है, और वहां जाते हैं तो चेरापूंजी से लेकर बाबा मंदिर चाइना के बॉर्डर पर है, वो सब एरिया आप देख सकते हैं। जिस समय यहाँ पर 45-46 डिग्री टेम्परेचर में लोग यहाँ झुलसते हैं नॉर्थ इंडिया में, वहां पर आपको माइनस में टेम्परेचर मिलेगा और सालों भर बारिश मिलेगा। तो हिल स्टेशन में के रूप में जाने भी जाते हैं। और आप कभी जाएंगे तो आपको लगेगा लीजर टाइम में, लेकिन एक बार अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, उसके बाद तो आप हमेशा 1-2 साल बीच करके अपना प्लानिंग कर ही सकते हैं, कहां जाना है, क्या करना है। ये आइडियल टाइम है जाने का। आप मई में भी जा सकते हैं, जून में भी जाइए, जब यहाँ पर पूरी समर का पूरा हाइट होता है, आप वहां जाएं, आपको लगेगा कि अलग दुनिया में आ गए। आपके हाथ से पूरा बादल इस तरह से चलेंगे, इस तरह का है। ऐसे मोन्यूमेंट्स वहां पर हैं, इसलिए रिकॉग्नाइज किया गया है। और शूटिंग वगैरह सब चीज वहां पर लगातार चलता है, मैं बता दूं, मूवी वगैरह का सब लोग मिल जाएंगे वहां पर। अब यूनेस्को से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को जानना चाहिए। एक तो इसका फुल फॉर्म है, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। और यूएनओ का ही पार्ट है ये। दिस इज अ पार्ट ऑफ यूएनओ। बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए, वैसे यूनेस्को भी यूएन का पार्ट है। हेडक्वार्टर क्लियर है यहाँ पर, पेरिस में है, फ्रांस। 16 नवंबर 1945 स्थापना हो रही है। 1945 में 44-45 में सभी चीज हुआ। ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था, और वहां से फिर आपको IMF, वर्ल्ड बैंक की सब, ये इकोनॉमी में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे तरह होगा। लेकिन 1945 में जेनेसिस है, और कार्य वही है, शिक्षा, प्रकृति, समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार। इसके माध्यम से इंटरनेशनल पीस को बढ़ावा देना इवेंट का काम ही है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी। और इसीलिए इवेंट बाद में बढ़ता गया, कई एक ऑर्गेनाइजेशन उसके सब्सिडियरी बन गए। तो ये चीज है, और उद्देश्य भी वही है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी
एक तरह से संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में भी वो वर्णन है। और इसी के लिए हम आपके पास जाएं, आप हमारे पास जाएं, कोलैबोरेशन होते रहे, सहयोग होता रहे, एक दूसरे को जाने, तभी तो पीस और सिक्योरिटी की बात हुई। ये नहीं कि रसिया बगल में जाकर यूक्रेन पर अटैक कर दे और दोनों लगभग सेम बाउंड्री को शेयर करते हैं और अभी किस तरह से दोनों एक दूसरे के प्यासे बन गए हैं खून के। ऐसा नहीं, ये यूएन की भावना का सख्त निगेशन है, ये यूएन का मैंडेट नहीं है। हालांकि यूएन अपने आप को अक्षम पा रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वीटो प्रणाली आपने लागू कर दी है। आज यूएन क्या कर रहा है? नल एंड वॉइड है, एक तरह से कुछ नहीं कर पा रहा है, यूक्रेन की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। और मैं बता रहा था कि इस समय कोई भी देश ना यूएन बचाने आएगा, ना अमेरिका बचाने आएगा, ना चाइना। भारत के लिए भी लागू है। तो इंटरनेशनल रिलेशन जिनका पॉलिटिकल साइंस है, कितना लोग का पॉलिटिकल साइंस है इसमें? अच्छा खासा संख्या है। पॉलिटिकल साइंस में इंटरनेशनल रिलेशंस में एक थ्योरी है जिसे कहते हैं न्यो रियलिज्म, नो यथार्थवाद। पढ़े होंगे लोग। नो यथार्थ कहता है कि कोई नहीं आएगा। यह सिस्टम कैसा है? यह सिस्टम है सेल्फ हेल्प सिस्टम। आप अपनी रक्षा खुद करो, बिकॉज द सिस्टम इज एनार्किक। यह पूरी तरह अराजक सिस्टम है जहां पर आपको अपनी रक्षा खुद करनी है। इसलिए तो एटम बम लोग क्लास कर रहा है कि एटम बम डिटरेंस देता है, आपको प्रतिरोध की क्षमता देता है, कि एटम बम का तो उपाय है नहीं, उसका तो कोई भी मिसाइल डिफेंस भी काम नहीं कर सकता। इसलिए एक बार एटम बम, अगर वही यूक्रेन के पास एटम बम होता तो उस पर रसिया अटैक नहीं करता। तो ये कॉन्टेक्स्ट था, उसके हम साथ में बात कर रहे थे। और अभी भारत और चीन के बीच में ऐसा युद्ध कभी नहीं हो सकता है। कभी नहीं माना जाना चाहिए कि इंडिया चाइना के बीच में ऐसा क्लैश होगा जैसे रसिया गया बम गिरा के आ गया। ऐसा कभी नहीं होगा भारत चीन के बीच में, क्योंकि दोनों एटॉमिक वेपन्स कंट्री है और दोनों महाशक्ति है। ठीक, लेकिन यूनेस्को कहता है कि, यूएन कहता है कि पीस और सिक्योरिटी से रहो। आप हमारे यहां जाओ, आप हमारे यहां आओ, हम आपके यहां जाएं। यही है सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस। पंचशील में भी वही था। लेकिन आज समय बदल रहा है और परिस्थितियां किस तरह से वर्ल्ड स्तर पर हो रही है आप देख रहे होंगे। ठीक, तो कर वो अलग बातें हैं। ये पॉइंट्स तो हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर याद रखना है महानिदेशक अभी ऑड्रे एजोले हैं और ये चेंज होता रहेगा। तो ये थोड़ा सा करंट के साथ में आपको देखना पड़ेगा। और यूनेस्को के बाद इकोमोस है, दोनों का मुख्यालय सेम है, पेरिस फ्रांस में। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में, इसकी स्थापना हो रही है 1965 में, 1965 में। और इसके जो अध्यक्ष हैं इकोमोस के, वो हैं तोशीयुकी कोनो। तोशीयुकी कोनो, तो नाम से ही पता चल रहा है जापान के हैं। कभी कभी ये भी इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। चलिए, और यहाँ पर ये हो चुका है, ये हम लोग कर चुके हैं। हाँ, 42 लिस्ट अभी आपके सामने आएगा। और बस अब मैं हैंड ओवर करूंगा आपको, क्योंकि इस एरिया के आप इसमें बहुत ज्यादा अभी बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो हम लोग फटाफट में चीजों को देख लेंगे, क्योंकि हमारा एक उद्देश्य था कि इस डे को हम लोग सेलिब्रेट करें और इसी तरह से आगे भी बीच बीच में इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे। और मेरी क्लासेस, मॉडर्न की क्लासेस भी स्टार्ट होगी, मॉडर्न इंडिया से ही मैं स्टार्ट भी करूंगा, तो वो भी स्टार्ट होगी। तो इसमें जो शामिल किए गए, एक तो क्रोनोलॉजी है, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 40 साइट्स हैं, सबको रटना बेवकूफ़ी है। तो बस ये याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो जैसे आगरा का किला है, 1983 में आगरा के किला को इसमें शामिल किया गया था। 82 में घोषणा हुई, उसको 83 में जो है शामिल किया गया। तो आगरा का किला 40 लिस्ट है, उस 40 लिस्ट को बहुत गौर से देखना होगा। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री और कल्चर का अहम हिस्सा है। इसलिए 40 साइट्स के बारे में बुलेट पॉइंट में आपको बात दिया गया है। इतनी बातें कम से कम तो आपको माइंड में रखना ही रखना है। तो 16वीं सदी में एक मुगल स्मारक, आगरा का किला जो बना था, आगरा के किला की नींव जो रखी गई थी, अगर देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। फिरोज शाह तुगलक के बाद नहीं, जो ये मुगल काल से पहले यानी अकबर के काल में अधिकांश जो इमारत का हिस्सा है वो निर्मित होता है। हालांकि इससे पहले लोदी वंश का शासन था। लोदी वंश का शासन से अंत होता है, तो सिकंदर लोदी के समय में ही नींव रखी गई थी। आगरा की नींव रखी गई थी सिकंदर लोदी के समय में 1504 ईस्वी में, 1504 में। और आगरा का किला उसी प्लेस में, आगरा का किला जो निर्मित होता है, ये कंप्लीट होता है, इसीलिए इसको मुगल स्मारक बोला जाता है। इसको
मुगल स्मारक बोला जा रहा है। और इसमें अकबर के समय में अधिकांश इमारतें बनी और बाद में शाहजहां ने एक पहचान दी। तो शाहजहां के समय में आगरा के किला में, अच्छा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो आगरा का किला है और दिल्ली का लाल किला है सेम है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है और लाल बलुआ पत्थर से दोनों निर्मित है। और इसी में एक पॉइंट याद रखेंगे, आगरा के किला के अंदर एक मोती मस्जिद है जो जिसमें संगमरमर का यूज हुआ है, पूरा व्हाइट है। और दिल्ली के लाल किला में भी मोती मस्जिद है और उसी में अंतर हो जाता है। जैसे आगरा का किला अकबर ने बनवाया है तो इसमें मोती मस्जिद का जो निर्माण करवाया है वो करवाया है शाहजहां ने। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया है तो उसमें औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया है। ये थोड़ा सा पॉइंट्स ऐसे याद रखना है। आगरा के किला के बाद जो दूसरा मोन्यूमेंट्स है जो सांस्कृतिक धरोहर है, अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अवस्थित हैं, बाघोरा नदी के पास, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। आप लोगों को पता होगा, ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा, तो जो पश्चिमी घाट वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसको सह्याद्री भी कहते हैं। तो स्पेशली पश्चिमी घाट का जो उत्तरी भाग है उसको सह्याद्री कहा जाता है। तो सह्याद्री पर्वतमाला यानी कि घाट पश्चिमी घाट में स्थित है और इनमें 29 गुफाएं हैं, 29 गुफाएं हैं। और जिसमें से, और ये अधिकांश, ये सभी जो है बौद्ध गुफाएं हैं। अजंता की जो गुफाएं, जैसे एलोरा की गुफाएं उसमें सभी हैं, लेकिन यहां पर बौद्ध गुफाएं हैं जिसमें से 25 विहार हैं और 4 चैत्य। ये थोड़ा समझेंगे, विहार मतलब होता है रहने का जगह। बुद्धिस्ट लोग जहां रहते हैं वो विहार का ही अपभ्रंश रूप विहार हो गया। और चैत्य जो होता है वो पूजा स्थल होता है, यानी बौद्ध विहार में जो पूजा स्थल होता है उसको चैत्य कहते हैं। इसको बौद्ध मंदिर भी बोला जाता है, बौद्ध मठ भी बोला जाता है, चैत्य। वही जैन वाला रहता है तो जैन को बसदी बोलते हैं। जैन जो होता है, जैन में बसदी होता है और बौद्ध में क्या होता है, चैत्य होता है। अच्छा, गुफाओं का विकास 200 ये ईस्वी सन मतलब कि 200 ईसा पूर्व से लेकर 650 ईस्वी के मध्य जो है ये निर्मित होते हैं। तीसरा है नालंदा महाविहार। और नालंदा महाविहार, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होगा, नालंदा विश्वविद्यालय के क्षेत्र में अवस्थित है। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो किसने, कुमारगुप्त के समय में हुई थी। हालांकि इसको फिर तोड़ दिया गया था बख्तियार खिलजी के समय में। और जो बचे हुए हैं तो फिर इसी को फिर से यानी रिकंस्ट्रक्टेड करके पुनर्निर्मित इसको किया जा रहा है, मतलब कि पुनर्विकास इसका किया गया है, अभी स्थापित भी हो गया। तो नालंदा नव विहार के रूप में भी उसको जाना जाता है। तो नालंदा महाविहार ये 2016 में शामिल हुआ है। नेक्स्ट आते हैं सांची का बौद्ध स्मारक। सांची का जो बौद्ध स्मारक है यह किसके काल का है, ये अशोक के काल का है, अशोक के काल का है। और इस सांची का जो ये स्तूप है, इस स्तूप का जो ऊपरी भाग है, इसके कुछ रचनाएं जो हैं वो पुष्यमित्र शुंग के काल में भी निर्मित हुई हैं। हालांकि पुष्यमित्र शुंग को लोग बोलते हैं कि वो बौद्धिस्ट यानी कि जो स्तूपों को नष्ट करने वाला था, लेकिन इसके बावजूद कुछ चीजें बढ़ा चढ़ा के की गई हैं हमारे इतिहास में, वो हम लोग पढ़ेंगे, हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो यहां पर याद रखेंगे कि सांची कहाँ है, सांची मध्य प्रदेश में अवस्थित है। और यहां पर सबसे पुराना बौद्ध अभ्यारण्य भी इसको कहते हैं। तो यह चौथा साइट्स हो गया। 5वां है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान। तो चंपानेर पावागढ़ ये कहाँ है, गुजरात में है। तो जनरली इसमें जो है ना, सो कौन सा स्थल किस राज्य से संबंधित है वो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस पर कर लेंगे, काम कर लेंगे, फिर बाद में जो कुछ जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोगों को आगे ध्यान देते हैं। क्या स्तूप जो होता है ना, स्तूप इस प्रकार की जो समाधि स्थल होता है। बोला जाता है कि बुद्ध के अवशेषों पर, अब देखिए कुछ चीजें बढ़ा चढ़ा के की गई हैं। बोला जाता है कि बुद्ध के अवशेषों पर 84,000 स्तूपों का निर्माण अशोक ने करवाया। और बाद में लिखता क्या है, इस 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया था किसने, पुष्यमित्र शुंग ने। तो थोड़ा सा इतिहास में बढ़ा चढ़ा की गई है। तो बुद्धिस्ट में देखिए बौद्ध विहार हो गया जहां बुद्धिस्ट रहते थे। बुद्ध के अवशेष पर, जैसे बुद्ध का पादुका है, बुद्ध के दांत हैं, तो बुद्ध के अवशेष पर जो समाधि स्थल, जो गुंबदनुमा समाधि स्थल बनाया जाता था उसको स्तूप कहा जाता था। स्तूप का यही मतलब हुआ। ठीक है, कहीं कहीं दिक्कत हो तो वो पूछ लीजिए। और ये चंपानेर पावागढ़ कहाँ है, गुजरात राज्य में स्थित है। इसका नेक्स्ट है
इसी में कालिका माता का मंदिर है जो पावागढ़ पहाड़ी पर स्थित है। और इसके बाद जो छठा है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। तो ये क्या स्टेशन है ना, कहाँ पे, मुंबई में है। तो भारत में विक्टोरिया युगीन गोथिक वास्तुकला, गोथिक याद रखिएगा, जो गोथिक है ये पुर्तगाली स्थापत्य तकनीक, पुर्तगाली स्थापत्य, पुर्तगीज आर्किटेक्ट टेक्निक को गोथिक भी बोला जाता है। तो गोथिक इसी का एक पार्ट होता है पित्राडुरा, पित्राडुरा इसी का एक पार्ट है पित्राडुरा। पित्राडुरा का मतलब हुआ कि जब कोई दीवार पे पत्थर, जो रंगीन पत्थरों को सजा दिया जाता था, तो उसको पित्राडुरा टेक्निक कहा जाता था। भारत में पित्राडुरा तकनीक का प्रथम प्रयोग जो हुआ है नूरजहां के पिता, नूरजहां के पिता जो ग्यास बेग थे उसके स्मारक पर किया गया है, उसके मकबरा पे किया गया है, जिसको एतमादुद्दौला का मकबरा भी बोलते हैं। नूरजहां के पिता का जो एक नेम उपाधि उनको एतमादुद्दौला की मिली थी, वो सब इतिहास का पार्ट है, इतिहास में हम लोग देखेंगे। लेकिन ये विक्टोरिया युगीन है, विक्टोरिया कालीन है, उसी समय का बना हुआ। अभी देखिए जो मुंबई का जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है, ये 2004 में इसको शामिल किया गया है। अगला है, इसके बाद है गोवा के चर्च और मठ, इनको 1986 में शामिल किया गया है। गोवा के चर्च और मठ विशेष रूप से इसमें याद रखेंगे बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। ये पीडीएफ फॉर्म में भी ग्रुप में डाल दिया जाएगा, तो ज्यादा समस्या नहीं है, थोड़ा बहुत दिमाग में डालना है और बहुत ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। कई बार क्या होता है ना कि चीजों को हम लोग विस्तार से पढ़ने का नोट्स वगैरह बनाते हैं, तो नोट्स में क्या है कि थोड़ा सा आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा। तो सेलेक्टिव होंगे, कम पढ़ करके लोग सिविल सर्विस में पास करते हैं, ज्यादा पढ़ करके ग्रुप डी निकलता है। नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वहां फैक्ट रटना है, यहां कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पीटी के स्तर पे भी पता है, यूपीएससी जब आप देने जाते हैं तो जो क्वेश्चन है उसी में आंसर छिपा हुआ रहता है। अगर आप 4-5 साल के क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस कर लें तो लगेगा कि यूपीएससी इजियर देन ग्रुप डी, ग्रुप डी से ज्यादा आसान है। अगर आपको समझ में आ गया तो, नहीं समझ में आएगा तो तब तो फिर अलग बात है कि उससे हार्ड कुछ है नहीं, यूपीएससी से हार्ड कुछ भी नहीं है। और यही कारण है कि बहुत लोग समझते रह जाते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तो विचार करते रह जाते हैं, तो वो चीजें हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो ये सेंट फ्रांसिस जेवियर का पवित्र कब्र भी यहीं पर है, गोवा के चर्च और मठ में। अगला है एलिफेंटा की गुफाएं, तो ये भी एलिफेंटा की गुफाएं भी कहाँ है, महाराष्ट्र में ही है। अजंता की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ये सब जो है महाराष्ट्र में ही है। एलिफेंटा के घारापुरी के पुराने नाम से जाना जाता है, कोंकणी मौर्यों की द्वीपीय राजधानी थी। मतलब कि मौर्य काल में, एक चीज याद रखिए, कोंकणी पता है ना, कोंकण कहाँ, गोवा में, हाँ लैंग्वेज भी है। तो वो मौर्यों की द्वीपीय राजधानी थी, जो द्वीप वाला एरिया था उसकी राजधानी थी। तो एलिफेंटा द्वीप जो है, एलिफेंटा द्वीप महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये शैव पंथ से जुड़ा हुआ है। जैसे कि अजंता की गुफाएं बुद्धिस्ट था, बौद्ध से, ये क्या है, शैव है। इन गुफाओं का निर्माण 5वीं से 6वीं शताब्दी में हुआ था। अजंता और एलोरा की गुफाएं, तो अजंता, ये दोनों गुफाएं कहाँ, महाराष्ट्र में है, इस पर काफी चर्चा हो गई है। अब 29 गुफाएं हैं, ये तो पहले भी हम लोगों ने कर लिया है। तो अजंता के साथ साथ एलोरा को भी साथ में शामिल कर लिया गया था 9वें स्थल के रूप में। पहले अजंता की गुफाएं, फिर उसके बाद जो है अजंता और एलोरा की गुफा को भी। तो अजंता, एलोरा, एलिफेंटा तीनों इसमें शामिल है। और वो एक का था पावागढ़। तो इस तरह से एक एक पॉइंट को दिमाग में बैठाते चलिए। अच्छा, इस पर हम लोग हिस्ट्री में ज्यादा चर्चा करेंगे, तो बहुत ज्यादा यहाँ जानने की आवश्यकता नहीं है। और हिस्ट्री के स्तर पर एक एक पॉइंट, उसमें बहुत सारी जो अजंता की गुफाएं हैं, तो वहां पर अजंता की चित्रकलाएं हैं, तो वो चित्रकलाओं में कुछ कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए अगला चलते हैं, नेक्स्ट। अच्छा हाँ, नेक्स्ट है फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी ये जो शहर बसाया गया था, ये अकबर के समय में बसाया गया था, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है फतेहपुर सिकरी। और फतेहपुर सिकरी यानी आगरा पहले डेवलप हुआ था, आगरा के बाद फतेहपुर सिकरी डेवलप हुआ है और बाद में फिर दिल्ली को डेवलप किया गया। ये याद रखिएगा, मुगल काल में ये 3 शहर का क्रम है। जैसे बाबर आया था ना, तो बाबर के समय में आगरा का महत्व बढ़ता है। आगरा में नूरे अफगान बाग और भी चीजें हैं, तो ये आगरा के बाद फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी को दूसरी राजधानी के रूप में अकबर ने डेवलप किया था। यहीं पर शेख सलीम चिश्ती का जो दरगाह है,
तो याद रखें फतेहपुर सिकरी 1986 में इसको शामिल किया गया फतेहपुर सिकरी को। अब मुगल साम्राज्य की राजधानी भी थी, तो कुछ समय के लिए यानी बाद में फिर दिल्ली को डेवलप किया गया, तो दिल्ली राजधानी हो गई। नेक्स्ट है ग्रेट लिविंग चोल मंदिर। तो चोल जो है वो दक्षिण भारत से संबंधित है, तमिलनाडु से संबंधित है, तमिलनाडु से संबंधित है। तो चोल राजाओं के द्वारा विकसित की गई थी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है, तंजौर में स्थित है। तंजौर बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में, और इसका जो निर्माण करवाया था राजराज प्रथम ने करवाया था। चोल रूलर है राजराज प्रथम, उसने करवाया था ग्रेट लिविंग चोल मंदिर। इसके बाद नेक्स्ट पे, अच्छा इस पे भी जब हम लोग चोल रूल पढ़ेंगे ना, चोल शासक के बारे में पढ़ेंगे, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि ये जो लोकल गवर्नेंस का सिस्टम जो आज हम लोग देखते हैं, पंचायत वगैरह, नगर पालिका वगैरह, तो इसके लिए जाना जाता है चोल शासनकाल। तो उस पर भी हम लोग करेंगे चर्चा। और दक्षिण भारत से उत्तर में आकर के गंगा तक के क्षेत्र को जीता था। यहाँ देखिए गंगई कोंड चोली सबरम या गंगई कोंड चोली सबरम, ये जो पॉइंट दिया गया, तो कोंड शब्द का मतलब होता है विजेता, जीतने वाला। जो गंगा तक के क्षेत्र को जीता गंगई कोंड, और गंगई कोंड चोल की उपाधि ली। गंगई कोंड चोल पूरम बसाया, और गंगई कोंड चोल ली सबरम, ये मंदिर बना का निर्माण करवाया। में मंदिर का निर्माण कराया बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर जो है इसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, तंजौर में है। हम्पी जो है ये क्षेत्र कर्नाटका में पड़ता है, कर्नाटका में है ना हम्पी। और ये विजयनगर साम्राज्य की जो कहानी कहता है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। विजयनगर राज्य की अंतिम राजधानी था, अंतिम राजधानी। हम्पी के मंदिर और महल जो है ये 14वीं और 16वीं शताब्दी में, यानी कि सल्तनत काल में निर्मित होते हैं, सल्तनत काल के बाद निर्मित होते हैं। तो सल्तनत काल का जो अवसान होता है, सल्तनत काल का जो पतन होता है, तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य आता है, और उसी में हम्पी के जो मंदिर है इनका विकास किया गया। महाबलीपुरम ये भी तमिलनाडु में ही है। महाबली, इसी को मामल्लपुरम भी बोला जाता है, मामल्लपुरम भी बोला जाता है। पल्लव शासकों ने इसको डेवलप किया। बृहदेश्वर मंदिर चोल शासक, और ये महाबलीपुरम ये पल्लव महाबलीपुरम, ठीक है। तो इसमें जो है सो महाबलीपुरम के स्मारक, इसमें महाबलीपुरम में रथ मंदिर भी है, रथ मंदिर भी है, जिसमें कि 5 रथ, 81 मंदिर और 7 मंदिरों के अवशेष शामिल हैं। कुल 7 रथ हैं वहां, टोटल 7 रथ हैं, जिसको सप्त पैगोडा भी कहा जाता है, सप्त पैगोडा। इसके बाद पट्टदकल समूह के स्मारक, ये भी कर्नाटका में ही स्थित है, कर्नाटका में स्थित है। और ये बादामी के चालुक्य राजवंश द्वारा, एक्चुअली चालुक्य शासन जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें है अनिलवार के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, बादामी या वातापी के चालुक्य, उसी से डेवलप होता है वेंगी के चालुक्य। ये सब एंशिएंट इंडिया में हम लोग पढ़ेंगे। तो बादामी के चालुक्यों के द्वारा, अच्छा बेसर शैली, एक चीज और ये याद रखिएगा, बेसर शैली का मतलब क्या होता है? वो मंदिर निर्माण की शैली है। 3 प्रकार की शैली भारत में है। एक उत्तर में है नागर शैली, उत्तर में है नागर शैली, और दक्षिण में द्रविड़ शैली। नागर शैली और द्रविड़ शैली, वो जो देखते हैं ना, जो दक्षिण में बालाजी का मंदिर जो है, बालाजी का मंदिर जो रहता है, वो मतलब उसमें इस तरह से ऊपर में इस तरह से रहता है, इस तरह से ये जो रहता है बालाजी का मंदिर रहता है। और नागर शैली वाला जो है ना, वो सीधा इस तरह से मंदिर जो रहता है, ये हो गया नागर शैली का। तो नागर शैली इस तरह का रहता है, और वही जब कई श्रृंखला में घर टाइप से बने रहते हैं, तो वो हो गया द्रविड़ शैली। और दोनों का मिश्रित रूप जो मिक्स्ड फॉर्म है, वो बेसर शैली है। तो बेसर शैली में निर्मित है। विरूपाक्ष का मंदिर जो है इसका सबसे महत्वपूर्ण है, और ये शिव मंदिर के रूप में डेवलप है। 10 प्रमुख मंदिरों में 9 शिव मंदिर है, जिसमें विरूपाक्ष का मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो ये पूरे समूह को शामिल किया गया है, जो पट्टदकल। तो ये पट्टदकल समूह के स्मारक, ये कहां में है? कर्नाटका में है। नेक्स्ट में आते हैं राजस्थान के पर्वतीय किले। तो राजस्थान में ढेर सारे जो पुरानी विरासतें हैं, राजस्थान में बहुत सारे जो महल बनाए गए हैं, और वो सुरक्षा दृष्टिकोण से काफी जो ये किलाबंदी वहां किया जाता था, तो उसका काफी महत्व है। और अभी भी आप लोग देखते हैं कि इसको रिसोर्ट वगैरह के रूप में डेवलप किया जा रहा है। तो धीरे धीरे जो विरासत स्थल है, इसको और
जो संरक्षण प्राप्त हो रहा है, तो वैश्विक सूची में शामिल होने के बाद इसको और भी मिलने लगा, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने लगा वर्ल्ड लेवल पे, तो इसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो जिसमें चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, जयपुर, झालावाड़, इन सब में जो राजसी किले हैं इनको इसमें शामिल किया गया है। 16th में है ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद, 2017 में इसको शामिल किया गया। सुल्तान अहमद शाह ने साबरमती नदी के पूर्वी तट पर अहमदाबाद शहर की स्थापना की थी और 15वीं शताब्दी में करवाई थी, और ये गुजरात की राजधानी के रूप, राज्य की राजधानी के रूप में पहले था, बाद में फिर जो है सो इसका महत्व, अभी गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, और ये जो है सो अहमदाबाद, ये प्राचीन राजधानी के रूप में अहमदाबाद को डेवलप किया गया था। तो ये ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद को 2017 में शामिल किया गया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, चारबाग पद्धति का पहला प्रयोग यहीं हुआ था, मतलब बीच में मकबरा है, चारों तरफ बागीचा है, चारबाग पद्धति का। पहली बार जो संगमरमर का भी जो यूज किया गया था वो मुगल काल में, वो यहीं पर हुमायूं के मकबरा में ही किया गया था। तो और क्योंकि यह भारत में निर्मित पहला उद्यान था, तो ये थोड़ा सा पहला उद्यान ये गलत होगा, चार बाग, चारों तरफ का उद्यान था। ऐसे इससे पहले भी उद्यान बने हैं, जैसे नूरे अफगान बाग, वो बाबर ने स्थापित किया था आगरा के किला में, लेकिन चार बाग पद्धति पर यह पहला था। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में काफी खूबसूरत जगह है, आप लोग विजिट कर सकते हैं। जयपुर शहर राजस्थान को शामिल किया गया 2019 में, गुलाबी शहर के रूप में भी जाना जाता है। और इसकी अपनी एक कहानी है कि जब ब्रिटेन की महारानी जो विक्टोरिया का भारत आगमन हुआ था, तो उस समय हाँ पिंक कलर से वहां का स्वागत के लिए पूरा पिंक कलर से कलर कर दिया गया था, जितने भी घर थे सबको पिंक रंग से कलर्ड कर दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट में है खजुराहो समूह के स्मारक, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये एक फेवरेट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चंदेलों ने करवाया, चंदेलों ने। दो चीज याद रखिएगा, एक तो क्या है, सोलंकियों ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया। सोलंकी कौन थे? वो अनिलवाड़ के चालुक्य थे, अनिलवाड़ के चालुक्य थे, जिन्होंने जैन मंदिर का, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण कहाँ? राजस्थान में माउंट आबू में दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण सोलंकियों ने करवाया था, और ये खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेलों ने करवाया था। इसी में यशोवर्मन है जिसने कि विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये मंदिर 10वीं से 11वीं सदी में निर्मित है। खजुराहो के मंदिर अब केवल 20 ही रह गई है। कंदरिया महादेव का मंदिर इसमें विशेष रूप से प्रसिद्ध है। महाबोधि मंदिर परिसर बोध गया, ये भी पता ही होगा, बुद्धिस्ट लोगों का जो है सो ये एक तरह से तीर्थ यात्रा है, तीर्थ यात्रा स्थल है। चलिए ठीक है, तो महाबोधि मंदिर बोध गया में 2002 में इसको शामिल किया गया था। चूंकि बिहार का है इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार में 2 हो गया ना, एक नालंदा वाला, एक हो गया महाबोधि परिसर। चलिए नेक्स्ट में, यह पूरी तरह से ईंटों से निर्मित हुआ है। महाबोधि मंदिर परिसर में भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है। उसके बाद अगला है भारत के पर्वतीय रेलवे। ये तो आपका दार्जिलिंग पर्वतीय रेलवे जो है इसमें शामिल है, और ये 1881 में इसका निर्माण, इसे वर्ष 1881 में शुरू किया गया था। 1881 यानी 1881 ये रिपन का टाइम था, जो मॉडर्न इंडिया में हम लोग पढ़ेंगे, उसी समय इसका निर्माण शुरू हुआ था। रेलवे पहाड़ी है। 1999, 2005 और 2008 तीनों में जो है सो इसको क्या किया गया, इसमें इंक्लूड किया गया है। तो नीलगिरी पर्वतीय रेलवे यह 1891 में, ये 3 पर्वतीय रेलवे हैं, भारत के पर्वतीय रेलवे। 99 में एक हुआ था, 99 में, फिर दार्जिलिंग रेलवे, उसके बाद 2005 में, 2008 में कौन कौन? नीलगिरी पर्वत रेलवे और कालका रेलवे, इन 3 को शामिल किया गया। चलिए अगला देखते हैं, कुतुब मीनार और इसके अन्य स्मारक। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। इसकी नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसका निर्माण पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। लेकिन इसकी एक इमारत जो है फिरोज शाह तुगलक के समय में भी निर्मित हुई, मतलब अंतिम निर्माण जो कार्य हुआ था फिरोज शाह तुगलक के समय में। चलिए ठीक है, तो इसमें लेकिन निर्माण पूर्ण हो गया था किसके समय में? इल्तुतमिश के समय में। रानी की वाव, जो रानी की वाव एक तरह का कुआं टाइप का होता था, नीचे जाकर के कुआं टाइप, मतलब कुआं नहीं, चौकोर टाइप का बनता था, वो गोल टाइप का नहीं था। तो रानी की वाव गुजरात में सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम के द्वारा, तो इसको भी शामिल किया गया, 2014 में शामिल किया गया है। इसके बाद अगला है लाल किला परिसर दिल्ली। तो आगरा का किला भी इसमें शामिल है, लाल किला भी। आगरा का किला शुरू में ही शामिल किया गया था,
स्टार्ट में ही 83 में ही, और 2007 में डाला गया किसको, लाल किला परिसर को, लाल किला परिसर को तो इसमें शामिल किया गया। और लाल किला का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। और लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। लाल किला भी वही लाल बलुआ पर पत्थर से निर्मित है। भीमबेटका के शैल आवास मध्य प्रदेश में, क्योंकि ये ऐतिहासिक विरासत है। आप लोगों को पता होगा कि पहली बार पेंटिंग जो की गई थी मानव के द्वारा, वो यहीं पर की गई थी। कहाँ, भीमबेटका में। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ गुफा के अंदर चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं भीमबेटका में। ठीक है, अब यहाँ पर है कि इन आवासों की खोज 1975 में वाकनकर श्रीधर विष्णु ने किया था। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अब्दुल्लागंज के समीप सतापानी वन्य जीव अभयारण्य में यह अवस्थित है, भीमबेटका के शैलाश्रय। क्लियर। इसके बाद 26 में सूर्य मंदिर कोणार्क, कहाँ, उड़ीसा में। उड़ीसा बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर भगवान सूर्य के रथ का एक विशाल प्रतिरूप है। यह मंदिर ओडिशा के पुरी जिले में स्थित है। 24 पहियों की प्रतीकात्मक क्या है, सूर्य मंदिर है। इसके बाद इसमें 7 घोड़ों द्वारा इस रथ को खींचते हुए दर्शाया गया है। 13वीं शताब्दी में गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। अगला है ताजमहल, आगरा का ताजमहल। 1983 में ही इसको भी शामिल किया गया था। और इसमें जो है ताजमहल सम्राट मुगल ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने। शाहजहां, हालांकि देखिए बीच में विवाद भी आया था, इसको तेजो महालय के रूप में भी दर्शाया जाता है, क्योंकि अच्छा मुगल काल में बहुत सारी जो स्थापत्य रचनाएं बनी हैं, तो पहले के जो मंदिर वगैरह होते थे तो उसको नष्ट करके उसका स्वरूप बदल करके उसको नया रूप भी दिया जाता था। तो इस सब को लेकर के विवाद में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी विरासत है, चाहे वो मुगल काल में निर्मित हो या उससे पहले निर्मित हो, चाहे वो मुगल काल में उसको डेवलप किया गया हो, ये हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारी पहचान है, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और यमुना नदी किनारे, ये तो आप मैक्सिमम लोग जानते हैं कि मुमताज की याद में ताजमहल बनाया गया था। काफी ज्यादा खर्चे भी हुए थे, इसके कारण से कुछ लोग इसकी आलोचना भी करते हैं कि जो है सो थोड़ा बहुत सारी नकारात्मक बातें भी लोग करते हैं। ली कार्बोजियर का वास्तु कलाकार ये चंडीगढ़ में। अच्छा, चंडीगढ़ में कौन सा है, रॉक गार्डन ना। और ली कार्बोजियर ने इसका इस आर्किटेक्ट को ये किया है, ये फिगर देख रहे हैं तो ये चंडीगढ़ में है, जिसको कि इसमें शामिल किया गया है। तो शामिल किया गया है। और इस स्थापत्य कला द्वारा भीड़ भरे शहरों के लोगों को बेहतर आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए इमारतों के अपार्टमेंट और मॉड्यूल डिजाइन की शुरुआत की गई। और ये चंडीगढ़ में स्थित है, चंडीगढ़ में स्थित है। विशेषता में नहीं, मतलब कि यहाँ पे जो कह सकते हैं कि बोले नहीं कि भीड़ वाले जगह में लोगों को ये एक तरह से देखा जाए कि जो पत्थरों को काट करके डिजाइन बना करके और वो तैयार किया गया, यानी कि आर्किटेक्ट मॉडर्न एरा में लोगों को जो दिखाया गया कि जो प्राचीन चीजें हैं उनसे भी निर्मित की जा सकती है, यानी आप उसको संरक्षण दे सकते हैं। तो इसके बाद जंतर मंतर जयपुर में। अच्छा, जंतर मंतर के बारे में याद रखिएगा, जंतर मंतर टोटल जो बना था वो 5 बना था, जिसमें कि 2 ही सुरक्षित है, दिल्ली वाला और जयपुर वाला। और ऐसे जो है जो बना था उज्जैन में, मथुरा में, बनारस में, दिल्ली में और जयपुर में, 5 जगहों पर जंतर मंतर का निर्माण। जंतर मंतर ये एक प्रकार का ऑब्जर्वेटरी है, ऑब्जर्वेटरी समझ, वेधशाला, जहां से खगोल विज्ञान की जानकारी मिलती है। सवाई राजा जयसिंह के द्वारा यह निर्मित किया गया था। सवाई राजा जय सिंह सिर्फ एक शासक ही नहीं था, वो गणितज्ञ था, खगोलविद था और साथ ही साथ समाज सुधारक के भी रूप में जाना जाता है। आप लोगों को पता होगा दहेज प्रथा पर कंट्रोल करने के लिए उसने कार्य किए थे। तो जंतर मंतर का जो निर्माण किया गया था वो 5 शहरों में किया गया था, जिसमें कि केवल 2 सुरक्षित है। तो जयपुर वाले जंतर मंतर को 2010 में इसमें शामिल किया गया। ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ से समय का पता चलता था, इसको देख करके सूर्य की जो धूप है, धूप को देख करके पता चल जाता था कि कितने बजे हैं, टाइम का। तो उस समय जिस समय घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय लोग टाइम बता देते थे। तो इस तरह का जो है सो प्रयास किया गया था, तो इसको भी शामिल किया गया।
नेक्स्ट में देखिए विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको इंसेबल्स मुंबई में 2018 में इसको शामिल किया गया। तो वही है, कुछ जो ब्रिटिश शासन के दौरान पुर्तगीज जो गोथिक स्थापत्य कला आर्किटेक्ट टेक्निक से रिलेटेड कुछ इमारतें भी है जिसको कि इसमें शामिल किया गया है। तो ये 30 हो गया। 31 में आइए, 31 में है कालेश्वर मंदिर तेलंगाना, ये तो लेटेस्ट है ना, कालेश्वर मंदिर तेलंगाना, ये 39वां है ना, 39वां जो शामिल किया गया। हालांकि ये क्रम में नहीं है, जो स्थापित करने के क्रम में। तो सर का प्रयास था कि सर अचानक से मुझे कॉल आया कि ये सर ने कुछ मैटर तैयार किया है और इसको डिस्कस करना है। हम लोग यहाँ पर जो वर्ल्ड हेरिटेज डे को एक तरह से सेलिब्रेट करेंगे, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की जानकारी लेकर के। वो अचानक वाला काम है, इस पर किसी प्रकार का हमारा प्रिपरेशन नहीं है कि हम लोगों ने कोई प्रिपेयर नहीं किया, बस जस्ट आकर के शुरू हो गए हैं। तो वही है कि इसमें मेन मुख्य बातें ये है कि आपके पास एक मैसेज जाएगा कि अगर कोई काम अगर आपको करना है, प्रशासक है तो प्रशासक जब आप बनेंगे तो आप कुछ भी पहले से प्रिपेयर्ड होकर नहीं रह सकते। अचानक से सूचना आएगी दंगा फैल गया तो आपको कंट्रोल करने जाना है। तो इस तरह की स्थिति तो आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा हर पल के लिए। और सिविल सर्विस में ये आपको आदत में डालना है, आपकी आदत बन जानी चाहिए, तभी जाकर सिविल सर्विस में सफलता मिलती है। और पीटी के स्तर पर देखिए, प्रारंभिक परीक्षा क्या है ना, वो ज्ञान अर्जित करने का चीज है। और जब मुख्य परीक्षा में जाते हैं तो उस ज्ञान अर्जन को, जो आपने ज्ञान लिया, जो नॉलेज आपने लिया है, उस नॉलेज को प्रेजेंट करना है। इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी की बात है, बिल्कुल भी नॉलेज का टेस्ट नहीं है। कल हम लोग कर रहे थे, सेमिनार कर रहे थे, तो उसमें एक चीज थी कि आपने अगर आपसे 10 सवाल पूछे गए और 5 सवाल में आपने बार बार सॉरी भी कह दिया, लेकिन आपके सॉरी बोलने का एक अंदाज था। आप जो है सो जो एक किस तरह से सॉरी बोलते हैं, यानी कहने का अर्थ आपको पता नहीं है तो आप अपनी ईमानदारी दिखा रहे हैं, ये नहीं कि गलत बोल रहे हैं। तो वो भी एक कला होती है जिसमें कि आपके पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है। जरूरी नहीं कि सब ज्ञान उसमें सारा कुछ याद रहे, बहुत सारी चीजें हैं कि आप भूल भी जाते हैं। बहुत सारी कई बार होता है कि तुरंत आपने पढ़ा है, तुरंत नाम मिस हो गया, तो आप कह सकते हैं सॉरी सर मैंने पढ़ा है लेकिन याद नहीं आ रहा। तो इस तरह से जो है वो चीजें आपके पर्सनैलिटी में होनी चाहिए। तो कोई एक दिन में इंटरव्यू की तैयारी नहीं होती है, कोई एक दिन में मेंस की तैयारी नहीं होती है, और उसी तरह से पीटी की भी तैयारी नहीं होती है एक दिन में। तो लेकिन जो मेन जो क्लास है आपकी, ये पीटी वाली ही क्लास है, इसी में आप सारा ज्ञान ले रहे हैं, जानकारियां आप कलेक्ट कर रहे हैं। इस कलेक्शन को प्रेजेंट करने का तरीका होता है मेंस में। और आप लोग को मैं बार बार बोलता रहता हूं कि मुख्य परीक्षा में जो टीचर आपको क्वेश्चन आंसर लिखा रहा है वो आपको मिसगाइड कर रहा है, क्योंकि वो लिखा रहा है, वो उसका आंसर है, आपका आंसर नहीं है। जब वो आपका आंसर होगा, जब आप लिख के दिखाएंगे, उसको कॉपी चेक किया जाएगा, वो आपका आंसर होगा, तब आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो वो रिजेक्शन करवा रहे हैं जब वो आपको क्वेश्चन का आंसर लिखा रहे हैं। पीटी में सारा ज्ञान दे दिया, अब आप निकालिए ना ज्ञान को। अब उसमें कहीं कमियां होगी तो हम निकालेंगे कि हाँ ये गलत है, यहाँ ऐसे लिखना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए। केवल डायरेक्शन होता है मेंस में, मेंस में क्लास नहीं होती है। लेकिन आप लोग पढ़ने के लिए भी तैयार है तो लोग पढ़ाने के लिए भी तैयार है। समस्या ये भी हो जाती है, मेंस में पढ़ाया नहीं जाता है, मेंस में जो है गाइड की जाती है और मेंस में लिखवाया जाता है, मतलब कि लिखाया नहीं जाता है, लिखवाया जाता है। तो वो कला होनी चाहिए। चलिए, कालेश्वर मंदिर तेलंगाना वाला इसको शामिल किया गया। रुद्रेश्वर मंदिर चूंकि लेटेस्ट है तो आपको याद रखना चाहिए। रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय साम्राज्य, काकतीय वंश पढ़ेंगे ना, वो फिर विजयनगर साम्राज्य के बाद, यानी कि ये सल्तनत काल में ही काकतीय वंश से संबंधित मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इसकी जानकारी मिलती है। और इसी में गणपति देव, काकतीय राजा गणपति देव के सेनापति रेचालला रुद्र ने करवाया था। और यहाँ स्थापित देवता रामलिंगेश्वर स्वामी हैं। 40 वर्षों तक मंदिर निर्माण करने वाले मूर्तिकार के नाम पर इसे रामप्पा मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। अगला है, इसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं। मंदिर 6 फुट ऊंचे तारे जैसे मंच पर खड़ा है, जिसकी दीवारों और स्तंभों पर, छतों पर जटिल नक्काशी की से सजावट की गई है। काकतीय मूर्तिकारों के द्वारा, काकतीय वंश था, एक वंश था काकतीय वंश जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में है। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में पतन भी सल्तनत काल का शुरू हो जाता है, तो उसी समय में अगला में देखते हैं। अच्छा, इसमें ढेर सारी चीजें हैं तो इतना ज्यादा अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगला चलिए, धौलावीरा, ये लेटेस्ट है, सबसे लास्ट में शामिल किया गया है।
तो धौलावीरा गुजरात में है, हड़प्पा कालीन स्थल है। और दो तीन बातें हैं, हालांकि आजकल आ रहा है थोड़ा नया जो नई खोज हो रही है, तो जिसमें कि माना जा रहा है कि ये सबसे बड़ा स्थल नहीं है, लेकिन इससे पहले तक की जो जानकारी है, अभी तक चौथा सबसे बड़ा स्थल ये है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनेरीवाल के बाद धौलावीरा, और भारत का सबसे बड़ा धौलावीरा ही था। लेकिन नई नई खोज जब होती है तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको अपडेट करना होगा। अब तो इतिहास में भी बहुत सारे अपडेशन हो गए हैं, तो उसको भी हम लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट में चलिए, गुजरात में है धौलावीरा, और धौलावीरा में सबसे बड़ा लेख मिला है, मतलब कि लिखा हुआ जो सबसे बड़ा जो शिलालेख पर यानी पत्थर पर लिखी हुई सबसे पुरानी जो अभिलेख है वो धौलावीरा से ही प्राप्त होती है। चलिए, इसके बाद है वो 32 हो गया ना, 32 के बाद 7 जो है प्राकृतिक है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये नंबर 1 में हो गया। नंबर 2 में काजीरंगा ये कहाँ है? असम में है। इसके बाद जो है काजीरंगा के बाद केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में है। इसके बाद नेक्स्ट में है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी असम में है। और 5वां है नंदा देवी और फूलों की घाटी, दोनों कहाँ है? उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। इसके बाद जो है सुंदरवन, ये आपका पश्चिम बंगाल में है। और एट लास्ट पश्चिमी घाट ये कहाँ है? तो पश्चिमी घाट का कोई एक पार्टिकुलर एरिया नहीं है, ये पूरा का पूरा जो है महाराष्ट्र से लेकर के केरला तक है, केरला तक। और इसके बाद जो है एकमात्र जो है मिश्रित स्थल है, और वो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, तो आपकी क्लास भी ऑफ होती है। कम समय में हम लोगों ने प्रयास किया कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप लोगों को मिले। बिल्कुल बिल्कुल, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। क्या कुछ पूछना है क्या? रामसर साइट, देखिए आर्द्र भूमि जो वेटलैंड एरिया होता है ना, वेटलैंड एरिया के संरक्षण के लिए जो आर्द्र भूमि समझते हैं, आर्द्र भूमि समझते हैं, 8 महीना से ज्यादा, 8 महीना कम से कम 8 महीना तक जो जलमग्न रहता है, जो वाटर से कवर्ड रहता है, तो ज्यादातर झील जितने भी हैं वो सब इसमें आर्द्र भूमि में, वेटलैंड में आते हैं। तो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए ईरान के रामसर में एक सम्मेलन हुआ था, और वहां जो जो भी स्थल उसमें शामिल किया गया उसको रामसर स्थल कहते हैं। क्लियर? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग।